डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर वेलकम इन क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 16.3। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमारे पास इसमें आर्टिकल दिया हुआ है 16.4 एक्सियोमेटिक अप्रोच टू द प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों, ये एक्सियोमेटिक अप्रोच टू द प्रोबेबिलिटी हमारे सिलेबस में से डिलीट हो चुकी है, तो हम इसे नहीं करेंगे। हमारे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज करने वाले हैं नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट ई डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी क्लासिकल थ्योरी ऑफ द प्रोबेबिलिटी। यानी कि हमारे पास जो था अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम डिवाइड बाय कुल परिणाम, जैसे हम 10th में करते थे, उसी फार्मूला के अकॉर्डिंग हम अब प्रोबेबिलिटी को सोल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 16.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैलिड असाइनमेंट। हमारे पास सैंपल स्पेस दिया हुआ है, सैंपल स्पेस की हमें आउटकम्स दी हुई है। ये हमारे पास है W1, W2, W3, W4, W5, W6 और W7, और हमें हर आउटकम की क्या दी हुई है, प्रोबेबिलिटी दी हुई है। और हमें बताना है कि जो ये दी हुई प्रोबेबिलिटीज हैं, दी हुई असाइनमेंट है, ये हमारे पास वैलिड है या नहीं है। तो बच्चों, आप पीछे पढ़कर आए हो कि अगर हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट में जितनी भी आउटकम्स आती हैं, उन सभी की प्रोबेबिलिटीज का सम कैसा होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सभी की प्रोबेबिलिटीज का सम करके देखेंगे। अगर हमारे पास सम 1 के इक्वल आता है तो इसका मतलब असाइनमेंट वैलिड है। अगर 1 के इक्वल नहीं है तो असाइनमेंट वैलिड नहीं है। तो हमारे पास 5 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट ए में हमारे पास हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी है। इसकी हमारे पास 0.1 W1 की, W2 की 0.01, W3 की 0.05, W4 की 0.03, W5 की 0.01 और W6 की 0.2 और W7 की 0.6। हम इन सबको ऐड करके देख लेते हैं। ये 0.1 है, ये 0.2 और 0.6, तीनों को ऐड किया तो हमारे पास कितना था, 0.9। अब ये हमारे पास 0.01, 0.05, 0.03 और 0.01, इन सबको हम ऐड करते हैं तो क्या जाता है, 0.1। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आ गया, 1 के इक्वल। इसका मतलब इन सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम किसके इक्वल आया, 1 के इक्वल। तो ये हमारे पास वैलिड असाइनमेंट है। अब हमारे पास इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में हमें सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है, 1/7 की। W1 की प्रोबेबिलिटी भी 1/7, तो हमें 1/7 को कितने टाइम ऐड करना है, 7 टाइम्स ऐड करना है। तो हमारे पास सबका हमारे पास नीचे 7 दिया हुआ है, तो ऊपर हमारे पास ऐड हो जाएंगे, न्यूमरेटर ऐड हो गया तो कितना आ गया, ये भी हमारे पास 1 के इक्वल। तो ये वाली असाइनमेंट भी हमारे पास कैसी आ गई, वैलिड आ गई है। अब हमारे पास तीसरी असाइनमेंट भी है। तीसरा दिया हुआ है हमें सी पार्ट। सी में हमारे पास W1 की प्रोबेबिलिटी 0.1, W2 की 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 और W7 की 0.7। अब देखो, ये हमारे पास 0.1, 0.2, 0.3, 0.3, 0.6 और 0.4 कितना हुआ, 1, 1.5, 1.2, 0.1 और 2.8। इनके इन सबका सम किसके इक्वल आ गया, 2.8 के इक्वल आ गया। इनके 1 के इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास कैसी असाइनमेंट हो जाती है, इनवैलिड, या हमारे पास ये वैलिड असाइनमेंट नहीं है। इसके बाद हमारे पास इसका डी पार्ट है। डी पार्ट में हमारे पास W1 और W5 दो इवेंट्स, दो आउटकम्स हैं। इनकी प्रोबेबिलिटी हमें क्या दी हुई है, नेगेटिव दी हुई है। तो बच्चों, आप जानते हो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी माइनस में नेगेटिव नहीं हो सकती, इनकी 0 से कम नहीं हो सकती। तो ये वाली असाइनमेंट भी कैसी हो जाती है, इनवैलिड हो जाती है। इसके बाद लास्ट पार्ट है हमारे पास ई पार्ट। इस तरह से हम इसका भी सम करके देखेंगे तो इसका सम भी 1 के इक्वल नहीं आएगा। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, इनवैलिड असाइनमेंट। क्योंकि हमारे पास जो ए और बी पार्ट है वो हमारे पास वैलिड असाइनमेंट है, और बाकी तीनों पार्ट हमारे पास क्या है, इनवैलिड असाइनमेंट है। इसके बाद है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों ही बहुत इजी हैं, आप 10th में भी करके आए हैं, उस टाइप का क्वेश्चन ही है। हमारे पास दिया हुआ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 टेल अकर्स।
यानी कि हमारे पास जब एक कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो टेल है वो कम से कम एक बार आएगी। एटलीस्ट मीन्स कम से कम। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले हम सैंपल स्पेस लिखेंगे। व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, तो हमारे पास सैंपल स्पेस में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। उसका फर्स्ट टाइम पे हेड आया हो, सेकंड टाइम भी हेड, या फर्स्ट टाइम हेड सेकंड टाइम टेल, या टेल और हेड, या दोनों टाइम ही टेल। इनकी हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं, जिनकी 4 हमारे पास टोटल आउटकम्स हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हो गए हमारे पास 4। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, एटलीस्ट 1 टेल अकर्स। तो हमारे पास हम मान लेते हैं लेट ई बी द इवेंट that at least one tail occur, at least one tail occurs, यानी एक टेल आए, कम से कम एक टेल आए। तो इसमें हमारे पास यहां से कम से कम एक टेल आए। अब इनमें से देखो कौन कौन से सैंपल पॉइंट है जो इसको फेवर करेंगे। कम से कम एक टेल आए, इनकी एक टेल आ जाए या दोनों आ जाए, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास 2 ही टेल आ सकते हैं। कॉइन को हम 2 बार टॉस कर रहे हैं, तो इसमें भी एक टेल आई है, इसमें भी एक टेल आई है, इसमें 2 आई है। ये वाला केस नहीं लेना, कम से कम एक टेल तो आनी चाहिए थी, तो इसमें एक भी टेल नहीं है। तो ये वाले सैंपल पॉइंट है जो हमारे पास फेवर में है इवेंट की। तो नंबर ऑफ ई यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल टू, या नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई कितना हो गया 3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 टेल अकर्स, ये हमारे पास हो गया इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। इवेंट ई माना ना इसको हम, तो नंबर ऑफ ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। ये कितना है हमारे पास 3 और एस कितना है हमारे पास 4। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई नंबर ऑफ टेल्स एटलीस्ट वंस आने की। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, अ डाई इज थ्रोन। क्वेश्चन को लिखने का टाइप देखो किस तरह से लिखना है। पहले हमने सैंपल स्पेस फॉर्म करना है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी कितनी हमारे पास कितने आउटकम्स है सैंपल स्पेस में, जो भी हमारे पास इवेंट दिया हुआ है उस इवेंट की फेवर में कौन कौन से सैंपल पॉइंट है, टोटल कितने हमारे पास आउटकम्स हो जाते हैं जो इवेंट की फेवर में है, और बाद में हमारे पास इवेंट की प्रोबेबिलिटी। तो हमें हर क्वेश्चन में ये 3 स्टेप लिखने हैं। अब आगे हम सिंपली इनको समझ लेते हैं। लिखने का स्टाइल हर क्वेश्चन में ऐसा ही रहेगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, अ डाई इज थ्रोन, राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फ्लोइंग इवेंट्स। इस क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं। तो हमारे पास जब डाई को थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, 1 से लेकर 6 तक, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितनी हो गई हमारे पास 6 के इक्वल। अब जो फर्स्ट पार्ट है हमने मान लिया कि हमें इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इवेंट इसमें ए क्या कहा गया है, अ प्राइम नंबर विल अपीयर। तो हमने मान लिया लेट ए बी द इवेंट दैट अ प्राइम नंबर विल अपीयर, अ प्राइम नंबर विल अपीयर, क्योंकि प्राइम नंबर आना चाहिए हम डाई को जब रोल करते हैं। तो बच्चों हमारे पास इसमें से ही सैंपल पॉइंट्स आएंगे जो इवेंट में बन जाएंगे, इवेंट के एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, जो नंबर्स सेल्फ डिविजिबल होते हैं, कि अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। यानी 2, 3 और 5 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, फेवर जो इवेंट ए की फेवर में है वो 3 है। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या जाएगी इवेंट ए की, लिखना यही है प्रोबेबिलिटी दैट अ प्राइम नंबर विल अपीयर, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई कितनी आ गई हमारे पास 3/6 के इक्वल, यानी कि 1/2 के इक्वल। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विल अपीयर। तो इसको हम मान लेते हैं बी इवेंट। क्या मान लेते हैं इसको, बी इवेंट, लेट बी बी द इवेंट दैट अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विल अपीयर। और जो बुक में आपकी लिखा हुआ है सेम वही वर्ड लिखना है, इक्वल टू 3 विल अपीयर। तो हमारे पास जो नंबर आएगा या तो 3 से बड़ा होगा या 3 के इक्वल होगा। तो हमारे पास इसमें कौन कौन से नंबर हैं, तो 3 के इक्वल, और बाकी तीनों नंबर कैसे हैं। तो हमारे पास जो बी इवेंट है इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ गए, 3, 4, 5 और 6। तो नंबर ऑफ बी कितना हो गया हमारे पास 4।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कि हमारे पास कोई भी नंबर 3 और उससे ग्रेटर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4। तो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हैं और टोटल हमारे पास कितने हैं 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई हमारे पास 2/3 के इक्वल हो जाती है। अब इसका हमें थर्ड पार्ट दिया हुआ है, इसको हम मान लेते हैं इवेंट सी जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 विल अपीयर, यानी कि हमारे पास कोई भी जब हम डाई को रोल करेंगे तो जो नंबर आएगा या तो वो लेस देन 1 होना चाहिए या इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो हम अपने आउटकम्स में देखें तो 1 ही ऐसा नंबर है जो 1 के इक्वल है और 1 से हमारे पास छोटा कोई भी नहीं, लेस देन 1 कोई भी नहीं है। तो अगर हम इसको सी इवेंट मानते हैं तो सी इवेंट में हमारे पास कितने एलिमेंट हो गए, ओनली 1 एलिमेंट हो गया, यानी नंबर ऑफ सी 1 के इक्वल है। तो ऐसा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी कितनी हो जाएगी 1/6 के इक्वल हो जाती है। इसके बाद है इसी का फोर्थ पार्ट, अ नंबर मोर देन 6 विल अपीयर, यानी कि हमारे पास जो नंबर आएगा वो 6 से बड़ा होना चाहिए। जब हम एक कॉइन को थ्रो करते हैं तो कोई भी नंबर 6 से बड़ा तो हो नहीं सकता, यानी कि अगर इस इवेंट को हम डी मान लेते हैं तो डी इवेंट कैसा जाएगा, एम्प्टी जाएगा, इसमें कोई भी सैंपल पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि कोई भी नंबर हमारे पास 6 से बड़ा है ही नहीं। तो हमारे पास इसमें एलिमेंट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ डी, ये हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कितनी हो जाएगी 0/6, यानी कि 0 के इक्वल। तो ऐसा इवेंट कैसा होता है हमारे पास, इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि जिस इवेंट में कोई भी एलिमेंट ना हो या जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल हो तो कैसा होता है वो इम्पॉसिबल इवेंट। लास्ट में है अ नंबर लेस देन 6 विल अपीयर। अब इस इवेंट को मान लेते हैं हम ई, तो हमारे पास कोई भी नंबर और 6 से छोटा आना चाहिए। तो 6 से छोटे कौन कौन से नंबर है हमारे पास, 1 2 3 4 और 5। नंबर ऑफ ई कितने हो जाते हैं हमारे पास 5 हो जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी हो जाएगी, यानी 5 आउटकम्स इसके फेवर में थी और टोटल आउटकम्स कितनी है 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगी 5/6 के इक्वल। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो कार्ड्स के बाद कार्ड्स के बारे में, कार्ड्स यानी कि ताश बच्चों को अच्छे से परिचित हो, खेलते भी होंगे और प्लस आपने 9th और 10th में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करने हैं। अब हमने कार्ड्स वाले क्वेश्चन करने हैं तो हमें क्लियर होना चाहिए कि कार्ड्स में हमारे पास क्या क्या होता है। तो कार्ड्स में हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं हमारे पास 52 कार्ड्स। 52 में से हाफ यानी 26 हमारे पास रेड कलर के और 26 हमारे पास ब्लैक कलर के होते हैं। और कार्ड जो हमारे पास कार्ड्स होते हैं उन पर हमारे पास 4 टाइप्स के साइन होते हैं, स्पेड, डायमंड, क्लब और हार्ट। तो हमारे पास हर साइन के कितने कार्ड होते हैं 13 कार्ड होते हैं। तो हमारे पास स्पेड मतलब ये वाला जो हमारे पास कार्ड है इस टाइप का, इसको हम बोलते हैं जिसपे ये वाला साइन होता है, ये हमारे पास होता है स्पेड कार्ड। ये हमारे पास क्या था स्पेड कार्ड और कितने का होते हैं हमारे पास 13 होते हैं। और ये किस कलर का होता है ब्लैक कलर का होता है। इसके बाद हमारे पास जो ये वाला कार्ड है इसको हम बोलते हैं क्लब कार्ड। जो क्लब कार्ड होते हैं वो भी किस टाइप के होते हैं ब्लैक कलर के होते हैं। और ये भी हमारे पास कितने होते हैं 13 कार्ड होते हैं और ये भी हमारे पास ब्लैक कलर के होते हैं। इसके बाद हमारे पास होता है हार्ट टाइप के कार्ड। तो ये हमारे पास हार्ट हो गए, ये भी हमारे पास 13 कार्ड होते हैं लेकिन ये किस कलर के होते हैं रेड के। फिर इसके बाद हमारे पास आता है डायमंड के। ये डायमंड के कार्ड भी हमारे पास कैसे होते हैं 13 होते हैं और ये भी कैसे होते हैं रेड कलर के। यानी कि हमारे पास पूरे कार्ड्स पर 4 टाइप्स के साइन बने होते हैं। तो हमारे पास हर साइन के कितने कितने कार्ड होते हैं 13 कार्ड होते हैं। बाकी हमारे पास हर कार्ड पे नंबर लिखे होते हैं जिसमें हम बोलते हैं ये वाला कार्ड ए लिखा हुआ है, कौन सा कार्ड है एस कार्ड है। इसके बाद हमारे पास नंबर लिखे होते हैं 2 3 4 ऐसे लिखे होते हैं। ये हमारे पास सारे कार्ड्स पे नंबर लिखे होते हैं। इसके बाद लिखा होता है जे, क्या लिखा होता है जे जैक। इसके बाद हमारे पास होता है क्वीन। इसके बाद हमारे पास होता है किंग। तो हमारे पास हर नंबर के कितने कितने कार्ड होते हैं 4 कार्ड होते हैं। हर नंबर के हमारे पास 4 कार्ड होते हैं। जैक भी हमारे पास 4, क्वीन भी और किंग भी 4 होते हैं। 4 में से हमारे पास हर
साइन का एक एक कार्ड होगा, इनके हमारे पास जो एस कार्ड है वो एक स्पेड का होगा, एक क्लब का होगा, एक डायमंड का होगा और एक हार्ट का होगा। ऐसे हर नंबर के हमारे पास 4 कार्ड है, तो चारों कार्डों में से हर साइन का एक कार्ड होगा। जैसे हम बात करें जैक की बात करें तो हमारे पास एक जैक स्पेड का होगा, एक हार्ट का, एक किंग, एक हमारे पास डायमंड का और एक हमारे पास क्लब का। ये दूसरे मतलब में हमारे पास हर नंबर के 4 कार्ड है, इसमें 2 ब्लैक होंगे और 2 कैसे होंगे, रेड होंगे। तो हम अगर कार्ड्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम क्वेश्चंस को इजीली कर सकें। अब क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं, उन कार्ड्स में से अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड को हमें सिलेक्ट करना है। इस क्वेश्चन के हमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, तो टोटल कार्ड्स हमें कितने दिए हुए हैं, 52 कार्ड्स। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाता है, 52। यानी टोटल आउटकम कितनी हो गई हमारे पास, 52। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स होंगे, टोटल 52 कार्ड्स हैं, तो सैंपल स्पेस में टोटल कितने पॉइंट्स होंगे, 52 पॉइंट्स होंगे। तो ये हमारे पास ए पार्ट ही हो गया। इसके बाद हमारे पास है इसका बी पार्ट, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि जो हम कार्ड एक ड्रॉ करते हैं उसमें से वो हमारे पास स्पेड का एस हो, एस ऑफ स्पेड हो। तो अभी मैंने आपको बताया एस यानी कि जिस पर हमारे पास क्या साइन मार्क होता है, ए वाला। तो इसके हमारे पास कितने कार्ड होते हैं, 4, और 4 हमारे चारों में से हर एक एक कार्ड एक एक साइन का होता है। यानी कि इसमें से एक एस एक स्पेड का होगा, एक हार्ट का होगा, एक डायमंड का होगा और एक क्लब का होगा। यानी पूरे 52 कार्ड्स में से हमारे पास एक ही एस कार्ड है जो स्पेड का है। तो हमारे पास करेक्ट हो गए बी में हमारे पास देयर इज ओनली 1 एस ऑफ स्पेड। तो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितना हो जाएगा, अगर हम इस इवेंट को ई मान लेते हैं तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हमारे पास 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग या ड्रॉइंग कैसे भी लिख सकते हो, ड्रॉइंग एन एस ऑफ स्पेड। एस ऑफ स्पेड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, नंबर ऑफ ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, यानी 1/52। अब इसके बाद हमारे पास दिया हुआ सी पार्ट इसका, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस कार्ड। अब हमारे पास सी पार्ट के भी आगे 2 पार्ट दिए हुए हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो हम कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं वो एक एस कार्ड है। अब हमारे पास एस कार्ड को साइन तो इसने मेंशन नहीं किया, तो पूरे टास्क में हमारे पास कितनी एस कार्ड है, 4 एस कार्ड है। तो क्या लिखोगे, देयर आर 4 एस कार्ड, देयर आर 4 एस कार्ड। इसका मतलब फेवरेबल केसेस कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ड्रॉइंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन एस कार्ड, एक एस कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/52। क्योंकि हमारे पास फेवर में 4 कार्ड हो गए और टोटल कितने कार्ड्स हैं, 52। इसको मतलब कि काट लोगे तो कितना आ जाएगा, 1/30। क्वेश्चन नंबर पार्ट सी के आगे 2 पार्ट है। सेकंड पार्ट है कि ब्लैक कार्ड आना चाहिए। अब कार्ड्स की बात हो रही है तो कुल कार्ड्स हमारे पास कितने हैं, 52, उसमें से ब्लैक कितने हैं, 26। तो क्या लिखोगे, देयर आर 26 ब्लैक कार्ड्स। अब 26 ब्लैक कार्ड्स हैं तो इसका मतलब फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 26। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी ब्लैक कार्ड फाइंड करने की, 26/52 यानी कि 1/2 के। तो हम फार्मूला कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट। यानी हर क्वेश्चन में हमने देखना है कि जिस इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं उस इवेंट के फेवर में कितनी आउटकम्स हैं और टोटल आउटकम्स कितनी है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस को किससे डिवाइड कर दोगे, पॉसिबल आउटकम से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास गिवन इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5, a fair coin with 1 marked on one face and 6 on the other and a fair die are both tossed। यानी क्वाइन ली है, क्वाइन पे हमेशा क्या होता है, हेड और टेल, लेकिन थोड़ा इसमें चेंज किया गया है। क्वाइन पर एक तरफ तो 1 लिखा हुआ है और दूसरी तरफ क्या मार्क है, 6 मार्क है, और एक डाई है, दोनों को ही टॉस किया जाता है।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर दैट टर्न अप इज 3 and 12। यानी कि हमारे पास इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि दोनों को थ्रो करने पर हमारे पास जो नंबर ऊपर आएंगे उनका सम हमारे पास या तो 3 होगा या कितना होगा 12 होगा। इन दोनों की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम जब क्वाइन को और जब एक डाई को थ्रो करेंगे, क्वाइन भी कैसी है हमारे पास, जिसके एक तरफ 1 मार्क है और एक तरफ क्या मार्क है 6 मार्क है। तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन अ फेयर क्वाइन, व्हेन अ फेयर क्वाइन एंड अ फेयर डाई थ्रो, फेयर डाई थ्रो नंबर ऑफ, हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगा। उसका क्वाइन पर तो हमारे पास 1 आया है, क्वाइन पे क्या क्या मार्क है, एक तरफ 1 और एक तरफ 6, डाई पर साथ में 1 आ गया। ये भी होता है कि 1 आया हो क्वाइन पे, लेकिन डाई पर क्या आ गया 2, 1 और 3, 1 और 4, ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं सारी की सारी लिखनी है 1 और 6। यानी क्वाइन पर तो 1 फिक्स हो जाए, लेकिन क्वाइन पे 1 है तो डाई पर हमारे पास 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, इनकी पॉसिबिलिटी है। ये भी हो सकता है कि क्वाइन पे तो 6 आ गया हो, 1 ना आया हो, लेकिन डाई पर 1 आया हो, 2 आया हो, 3 आया हो, 4 आया हो, 5 आया हो और 6 आया हो। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो जाती हैं, इन सबको काउंट करोगे तो ये 12 पॉसिबल आउटकम हो जाते हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है कि हमारे पास जब क्वाइन को और डाई को थ्रो करते हैं, जो तो ऊपर नंबर आता है उनका सम क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो हमने मान दिया लेट ई बी द इवेंट दैट sum of numbers that turns up is 3। यानी कि हम जब डाई को थ्रो करते हैं जो नंबर ऊपर आता है उनका सम कितना होगा 3। तो हम देखते हैं किस किस तरीके से हमारे पास सम 3 आ सकता है, या तो आप यहाँ से भी चूज कर सकते हो। अब देखो इन दोनों का नंबर का सम 1 और 2 आएगा, तभी हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा। किन्हीं और नंबर का ले लो सम तो 3 इक्वल आएगा ही नहीं। तो यानी कि हमारे पास इस इवेंट के फेवर में कितने एलिमेंट्स, कितने सैंपल पॉइंट्स आए, सिर्फ एक ही आया, एक ही आउटकम इसकी फेवर में है। तो प्रोबेबिलिटी किस तरह से आ गई, प्रोबेबिलिटी इसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी दैट, ये सेम लाइन सम ऑफ नंबर दैट टर्न्स इज 3 इज इक्वल टू, क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, फेवरेबल केसेस 1 है और टोटल कितने थे 12 थे। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो गई 1/12। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कहा गया हमारे पास सम कैसा होना चाहिए, हमारे पास 12 होना चाहिए। सम कैसा होना चाहिए 12। तो हमने ले लिया कि लेट एफ, मान लिया इस इवेंट को, एफ बी द इवेंट दैट सम ऑफ नंबर्स दैट टर्न्स अप इज 12। यानी कि हमारे पास जब डाई और एक क्वाइन को थ्रो करा जाएगा तो हमारे पास जो नंबर्स आएंगे उनका सम 12 होगा। अब देखो इनमें से कितनी आउटकम्स ऐसी हैं जिनका सम 12 होगा, तो सिर्फ यही आउटकम बनती है कि 6 और 6। इसमें ही हमारे पास क्वाइन पर भी 6 आना चाहिए और डाई पर भी 6 आना चाहिए, तभी हमारे पास दोनों का सम कितना हो जाएगा 12 के इक्वल। यानी कि हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई 1 ही है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन की, हमारे पास सम आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी 1/12 के इक्वल हो जाएगी। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। देयर आर 4 men and 6 women on the city council. If one council member is selected from a committee at random, how likely is it that it is a woman? इसने कहा है वुमेन, इसने कहा है कि हमारे पास किसी सिटी काउंसिल में 4 तो मेन हैं और 6 कितने हैं वीमेन है। तो सिटी काउंसिल मेंबर के लिए एक मेंबर का सिलेक्शन होना है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि जो एक वुमेन सिलेक्ट हुई है। तो हमारे पास टोटल यानी सैंपल स्पेस में तो कितने लोग आ गए 4 मेन आ गए और 6 वीमेन आ गए। यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि सैंपल्स में पॉसिबल आउटकम 4 तो मेन है और 6 क्या है वीमेन, यानी टोटल मेंबर्स हो गए 10 हमारे पास।
ठीक है। और अब हमें सिलेक्ट क्या करना है, एक मेंबर को सिलेक्ट करना है और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो सिलेक्ट होने वाला मेंबर क्या है, वुमेन है। तो अब हमारे पास उसमें काउंसिल में वुमेन है कितनी, हमारे पास 6 वुमेन है, यानी कि वुमेन की फेवर में कितने फेवरेबल केसेस हैं, 6 हैं। तो हमारे पास लेट ई बी द इवेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ अ वुमेन। तो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 6। तो प्रोबेबिलिटी यानी कि हमारे पास इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 6/10 यानी कि 3/5 के इक्वल, क्योंकि हमारे पास टोटल 10 मेंबर्स थे, लेकिन एक वुमेन को चूज करना है तो उसकी फेवर में हमारे पास 6 थे। उन 6 में से कोई भी चूज हो जाएगा तो हमारे पास वो वुमेन ही होगी। तो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 6 है, टोटल कितने 10, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाती है 3/5 के इक्वल। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और डिफरेंट भी है इससे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम। किसी कॉइन को 4 टाइम टॉस किया गया है। फेयर मतलब कि हमारे पास जैसे एक तरफ हेड होता है एक तरफ टेल, वो हमने कॉइन ले ली। एंड अ पर्सन विन ₹1 फॉर ईच हेड एंड लूज ₹1.50 फॉर ईच टेल दैट टर्न्स। तो कोई पर्सन क्या करता है, अगर हेड आती है तो ₹1 जीत जाता है, लेकिन अगर टेल आती है ऊपर तो ₹1.50 लूज कर देता है, हार जाता है। फ्रॉम द सैंपल स्पेस कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट ऑफ द मनी you can have after 4 tosses and the probability of having each of these amount। इसने कहा है सैंपल स्पेस से कैलकुलेट करो कि आपके पास बाद में कितनी तरह की डिफरेंट मनी होगी और हमारे पास उन अमाउंट्स की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करो। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, कॉइन को 4 टाइम टॉस किया जाता है। अब कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, तो हम देखते हैं कि हमारे पास सैंपल स्पेस क्या क्या बनेगा। When a coin is tossed 4 times, when a coin is tossed 4 times, तो देखते हैं सैंपल स्पेस में हमारे पास क्या क्या है। एक सीधा लेते हैं कि हमारे पास हो सकता है कि पहले टॉस में भी हेड, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी हेड, यानी चारों बार ही हमारे पास क्या आ गया, हेड। हो सकता है 3 बार हेड आया, 3 बार हेड आया तो एक बार क्या जाएगा, टेल। लेकिन 3 बार हेड और एक बार टेल हमारे पास कितने तरीके से आएगी, 4 तरीके से। तो हमें वो चारों तरीके लिखने हैं। पिछली एक्सरसाइज में भी मैंने तुम्हें बताया था कि इवेंट कैसे लिखना है, तो हाँ आउटकम्स कैसे लिखनी है। तो हमारे पास हो सकता है फर्स्ट टाइम में हेड आया हो, सेकंड टाइम में हेड, थर्ड टाइम में, फोर्थ टाइम में टेल। ये भी हो सकता है कि थर्ड टाइम में टेल आई हो, ये भी हो सकता है कि सेकंड टाइम में टेल आई हो, ये भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में टेल आई है। तो टेल को हम मूव करते रहेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, 4 केसेस, जिस तरह से हम 3 हेड और 1 टेल को पा सकते हैं। अब हम वो केसेस लिखते हैं कि 2 हेड और 2 टेल आए। 2 हेड और 2 टेल को हम 6 तरीके से पा सकते हैं। तो वो लिखते हैं हमारे पास दोनों हेड दोनों टेल, या हमारे पास हेड टेल हेड टेल, या टेल हेड टेल हेड, या हमारे पास टेल हेड हेड टेल, ये भी हो सकता है। या हमारे पास हेड टेल टेल हेड, ये भी हो सकता है। या हमारे पास टेल टेल हेड हेड। चेक कर लेते हैं 6 टाइम लिखा गया कि नहीं लिखा गया। 1 2 3 4 5 6 टाइम लिख लिया। इससे ज़्यादा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं होगी। 2 हेड आ चुके हैं तो 2 टेल आएंगी। अब हमारे पास आएगा एक हेड और 3 टेल। तो एक हेड और 3 टेल कितने तरीके से आएंगी, ये भी हमारे पास 4 तरीके से आ सकती है। तो ये हमारे पास 4 तरीके कौन कौन से हैं, मैं लिख रही हूँ। तो ये हमारे पास हो गया इस तरह से, हमारे पास 4 तरीके से कि हेड फर्स्ट टाइम में आया हो, या फिर हमारे पास हेड सेकंड टाइम में आया हो, या हेड थर्ड टाइम में आया हो, या हेड फोर्थ टाइम में आया हो। अब हमारे पास चारों हेड आए हो, 3 हेड आए हो, 2 हेड आए हो, 1 हेड आया, या एक भी हेड ना आया हो, तो सारी की सारी क्या आएंगे हमारे पास, टेल ही आएंगे। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास सैंपल स्पेस में आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास हो जाती है 16 के इक्वल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसने कहा है कि कोई मैन क्या करता है,
बेट लगाई, कैसे भी करा, जब हेड आएगा तो वो 1 रुपीज जीत जाता है और जब टेल आएगा तो 1.50 रुपीज हार जाता है। तो हमारे पास हमें अमाउंट निकालने की डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट कौन सी बनेगी। तो इसके लिए पहले हमने क्या करा, यहाँ से अमाउंट निकालना शुरू करते हैं। जब हमारे पास चारों हेड आ जाएंगे तो क्या अमाउंट बनेगी, यहाँ पर पहली बार में हेड आया उसको 1 रुपया मिल गया, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, तो उसको क्या मिल गया, यहाँ पर 4 रुपीज मिल गई है कि 4 रुपीज उसने गेन कर लिए। 4 टाइम्स हेड हो गया, 3 टाइम्स हेड एंड 1 टाइम टेल। जब 3 टाइम हेड आएगा और 1 टाइम टेल आएगा तो ये हमारे पास रिपीट कितनी बार हो रहा है, 3 टाइम, 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है हमारे पास। क्या हो रहा है, 4 टाइम्स, यानी कि हमारे पास 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो यानी कि उसने 1 रुपीज 50 पैसे उसको मिले कितनी बार, 4 टाइम्स। तो ये भी गेन हुआ, ये उसको मिले कितनी बार, 4 टाइम्स। दोबारा देख लो, यहाँ पर फर्स्ट टाइम में इसको 4 बार हेड आया तो उसको 4 रुपए मिल गए, लेकिन फिर बाद में क्या मिला उसको, 3 बार तो उसका हेड आया और 1 बार टेल, और ऐसा कितनी बार हुआ, ऐसा उसके साथ 4 बार हुआ, तो 4 टाइम्स हुआ। 3 टाइम्स हेड और 1 टाइम टेल, तो 3 टाइम हेड आएगा यानी इसको 3 रुपए मिलेंगे, लेकिन जब टेल आ जाएगी तो 1 रुपीज 50 पैसे का लॉस हो जाएगा। तो 3 रुपीज में से 1 रुपीज 50 पैसा माइनस कर दोगे तो उसके पास क्या बच जाएंगे, 1 रुपीज 50 पैसे ही बच जाएंगे। तो ऐसा कितनी बार होगा, 1 रुपीज 50 पैसे कितनी बार बचेंगे, 4 बार बचेंगे। उसके बाद क्या आएगा, 2 टाइम्स तो हमारे पास क्या आएगी, हेड आएगा एंड 2 टाइम्स क्या आ रहा है, टेल, और ऐसा कितनी बार हो रहा है, 6 टाइम्स हो रहा है। कितनी बार हो रहा है ऐसा, ये 6 टाइम। 2 हेड और 2 टेल कितनी बार आ रहे हैं, 6 बार आ रहे हैं। अब देखो 2 हेड, जब 2 हेड आएंगे तो उसको 2 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन जब उसकी 2 टेल आएंगी तो 1 टेल आने पे उसका 1.5 रुपया खत्म हो गया, तो 2 बार आने पे उसके 3 रुपए खत्म हो जाएंगे, यानी कि -3 हो जाएगा। यानी कि उसको क्या हो गया, 1 रुपए का लॉस हो गया, यानी कि हमारे पास 1 रुपए का क्या हो गया, उसको लॉस हो गया। -1 भी लिख सकते हैं, ये प्लस लिखते हैं तो इसका मतलब गेन हो गया, ये प्लस लिखते हैं मतलब गेन हो गया, और ये क्या हो गया, इसको -1 लिखोगे तो लॉस हो जाएगा। अगर माइनस साइन नहीं लगाना है तो 1 रुपीज का क्या हो गया, उसको लॉस हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कितनी बार हुआ 1 रुपीज का लॉस, 6 टाइम्स उसको लॉस हो जाएगा, 6 बार उसको 6 रुपीज का लॉस हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या था, दोबारा से 1 बार तो हेड आया, यानी कि हमारे पास 1 टाइम हेड एंड 3 टाइम्स टेल, और ऐसा कितनी बार हो रहा है कि 1 टाइम तो हेड आ रहा है और 3 टाइम्स टेल आ रहा है, ये भी हमारे पास 4 टाइम्स हो रहा है। अब देखो, जब उसके पास हेड आता है 1 बार तो उसको 1 रुपया मिल गया, लेकिन 3 बार तो क्या आ रहा है, टेल आ रहा है, तो 1 बार आने पे 1 रुपया 50 पैसे गया, दूसरी बार आने पे फिर 1 रुपया 50 पैसे गया, तीसरी बार आने पे फिर 1 रुपया 50 पैसे गया, तो टोटल उसने लॉस कितना कर दिया, उसने यहाँ पर उसको 4 रुपीज 50 पैसे का लॉस हो गया, लेकिन मिला क्या था, उसको सिर्फ 1 रुपया मिला था। तो हमारे पास कितने बचेंगे, उसके पास बचे तो है ही, इसको देने पड़ गए हैं कितने, 3.5 रुपये देने पड़ गए, यानी कि उसको 3 रुपये 50 पैसे का लॉस हो गया। और 3 रुपये 50 पैसे का लॉस भी कितनी बार होगा, उसको 4 टाइम्स उसको लॉस हो जाएगा। इसके बाद है उसका 1 बार भी हेड नहीं आ रहा, नो हेड, कोई भी हेड नहीं है, इसका मतलब क्या, टेल्स 4 टाइम, चारों टाइम क्या आएगी, टेल। तो 1 बार टेल आने पर उसको 1.5 रुपये का लॉस होता है, तो 4 बार टेल आने पर कितने रुपए का लॉस हो गया, इसको हमारे पास 6 रुपीज का लॉस हो गया। लेकिन चारों टेल तो एक बार ही आई है, तो ओनली 1 टाइम, ये क्या है हमारे पास, 1 टाइम। हमारे पास चारों हेड भी 1 बार ही आए थे, 4 रुपये उसको मिले भी कितनी बार थे, 1 टाइम ही मिले थे। तो क्वेश्चन में पूछा था कि हमारे पास बताओ कि उसको कितनी डिफरेंट अमाउंट मिलेगी, तो ये डिफरेंट अमाउंट मिलेगी उसको, 4 रुपये, 1 रुपीज 50 पैसा, 1 रुपीज और 3 रुपीज 50 पैसा और 6 रुपीज। फिर उसने कहा है क्वेश्चन में, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दिस अमाउंट, और जितनी हमें अमाउंट मिली है उन सबकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करनी है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 गेन, यानी कि 4 रुपीज का रुपीज 4
₹4 तो मिले हैं ना, तो 4 गेन की प्रोबेबिलिटी, तो 4 रुपीज़ कितनी बार मिले हैं उसको, सिर्फ एक बार ही मिले हैं। और टोटल हमारे पास कितनी आउटकम्स थी, 16, यानी कि हमारे पास 16 में से सिर्फ उसको एक बार ही 4 रुपीज़ मिले हैं। इसके बाद हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर क्या, ₹1.50, ये भी उसको मिला है, ₹1.50 ये भी मिला है, तो गेन। लेकिन ये ₹1.50 कितनी बार मिले हैं उसको, 4 टाइम्स, तो टोटल आउटकम्स कितनी है, 16, तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/4 के ऊपर। इसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ रुपीज़। अब हमारे पास क्या है, ₹1, लेकिन यहाँ पर ₹1 का क्या है, लॉस है, क्या है ये, लॉस है, तो -1 भी कर सकते हैं और वन लिख लो। तो हमारे पास ₹1 का लॉस कितनी बार हुआ है इसको, 6 बार, तो कुल हमारे पास आइटम की टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी है, 16। इसको कट करोगे तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 3/8। इसके बाद हमारे पास अमाउंट कौन सी है, ₹3.50, ये भी लॉस है, इनकी -3.50, यानी कि ये लिख लो लॉस। तो ये कितनी बार लॉस हुआ है, 4 बार, तो ये आ गया हमारे पास 4/8, 4/16 मतलब 1/4। इसके बाद है उसको लॉस कितने का, ₹6 का लॉस हो रहा है, लॉस की है ना ये भी हमारे पास, लेकिन लॉस कितनी बार हुआ है, सिर्फ 1 टाइम हुआ है, तो ₹6 का क्या हो गया, उसको लॉस हो गया, लेकिन 1 टाइम हुआ है 60 में, तो ये हमारे पास अलग अलग अमाउंट की क्या आ जाती है, प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो क्वेश्चन बच्चों ध्यान से करना, इंटरेस्टिंग है। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया है, Three coins are tossed once. Find the probability of getting. 3 कॉइन को टॉस किया जाता है एक बार, तो एक कॉइन को 3 बार टॉस करा जाए या तीनों कॉइन को एक बार टॉस किया जाए, सैंपल स्पेस सेम रहता है। तो लिखना है when 3 coins are tossed once. When 3 coins are tossed once. तो हमारे पास सैंपल स्पेस लिखने का तरीका ये वही है कि हमारे पास तीनों पे हेड आया हो, 2 पे हेड आया हो, 1 पे टेल आया हो, तो ये 3 तरीके से आ सकता है। ये हमारे पास 1 पे हेड आया हो, 2 पे टेल आया हो, ये भी 3 तरीके से आ सकता है। और ये हमारे पास तीनों पर क्या आ गया हो, टेल आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितनी हो जाएगी, टोटल पॉसिबल आउटकम 8 के बराबर हो जाती है। अब क्वेश्चन में देखना है हमें प्रोबेबिलिटी किस किस की फाइंड करनी है। हमारे पास पहला दिया हुआ पार्ट कि 3 हेड आने चाहिए, ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। बार बार इवेंट्स लिखने की बजाय देखो 3 हेड्स कितनी बार दिए हुए हैं इसमें, यानी कितने आउटकम्स फेवर में है इसकी 3 हेड्स के, तो 3 हेड्स तो हमारे पास सिर्फ एक बार ही आया है। टोटल आउटकम कितनी है, 8 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/8। दूसरा है हमारे पास 2 हेड, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। अब 2 हेड्स कितनी बार आए, कितनी आउटकम्स इसकी फेवर में है, 2 हेड्स 2 हेड्स 2 हेड्स, यानी 3 आउटकम है जो इसकी फेवर में है, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी है, 8 ही है, तो 3/8 हो गया। तीसरा है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। अब 2 हेड और एटलीस्ट 2 हेड दोनों में फर्क है, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 2 हेड आने चाहिए, यानी कि 2 से कम नहीं होने चाहिए, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी, कम से कम 2, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा। तो 2 तो हमारे पास ये हो गई, तो हमारे पास 2 से ज्यादा कौन से हैं, ये तीनों ही हमारे पास 2 से ज्यादा है, तो ये हमारे पास कौन कौन से केस हो गए, 2 या 2 से ज्यादा, यानी कि 1 2 3 4 केस है हमारे पास 2 और 2 से ज्यादा में, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/8, कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। नेक्स्ट है हमारे पास एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड्स। अब हमारे पास एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, आने चाहिए, 2 से ज्यादा हेड ना आए, यानी कि हमारे पास
ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने चाहिए, इनकी 2 आ जाए, 2 से कम चल जाएंगे लेकिन 2 से ज्यादा नहीं चलेंगे। इनकी ये केस छोड़ दो तो बाकी सब में क्या 2 हैं, ये 2 से कम ही हैं, 2 से ज्यादा किसी में भी नहीं है। तो ये सारे के सारे जो आउटकम्स हैं वो फेवर में है। इसके कितने आउटकम फेवर में है? 7 आउटकम फेवर में है, सिर्फ इसको छोड़कर, क्योंकि इसमें कितनी हेड है हमारे पास? 3 हेड है, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा 2 ही हेड चाहिए। तो 7 आउटकम फेवर में है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 7/8। ध्यान से, एटलीस्ट का मतलब कम से कम। और हमारे पास जैसे कहते हैं ना कहीं जाना है, पिकनिक पे जाना है, तो कम से कम 2 बच्चे चलेंगे, ठीक है ना। इनकी एटलीस्ट 2 स्टूडेंट, इनकी कम से कम तो 2 जाने ही जाने हैं, ज़्यादा में 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। जब ये कहा जाए एट मोस्ट 2, यानी कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 पे ले जाते हैं, इनकी उससे कम चल जाएंगे लेकिन उससे ज़्यादा नहीं चलेंगे। तो दोनों का मीनिंग समझकर तब हमने फेवरेबल इवेंट्स, फेवरेबल आउटकम्स निकालनी है। इसके बाद है हमारे पास नो हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, यानी कि हमारे पास एक भी हेड नहीं आना चाहिए। कॉइन को 3 बार थ्रो कर रहे हैं, 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, एक भी हेड ना आए, तो कौन सी आउटकम इसकी फेवर में है? सिर्फ ये वाली आउटकम इसकी फेवर में है, इसमें हमारे पास एक भी हेड नहीं आया। तो ये हमारे पास कितना है? 1/8, एक ही है ना जो इसकी फेवर में है। इसके बाद है हमारे पास सेम ऐसा चल पड़ा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टेल्स, तो हमारे पास गेटिंग 3 टेल्स, यानी हमारे पास 3 टेल आनी चाहिए। अब 3 टेल देखो किसमें आई? 3 टेल का बस सिर्फ एक बार ही आ रही है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/8, क्योंकि फेवरेबल केस हमारे पास 1 ही है। एग्जैक्टली 2 टेल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स, मतलब कि 2 टेल्स ही आनी चाहिए। देखो कितनी आउटकम्स है 2 टेल वाली, 1, 2, 3। इन तीनों केसेस में हमारे पास कितनी टेल है? 2 टेल है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3/8। इसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल, हमारे पास एक भी टेल नहीं आनी चाहिए, एक भी टेल। तो हमारे पास देखो इसमें एक टेल है, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें 2, सिर्फ यही केस है जिसमें कोई भी टेल नहीं है, यानी एक ही केस ऐसा है जिसमें कोई भी टेल नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई हमारे पास? 1/8 के बराबर हो गई। इसके बाद हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल्स, एट मोस्ट 2 टेल्स, इनका मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 टेल होनी चाहिए, 2 से ज्यादा टेल नहीं हो सकती। सिर्फ यही केस ऐसा है जिसमें 2 से ज्यादा टेल है, बाकी सारे केस ऐसे हैं जिसमें 2 से ज्यादा टेल नहीं है, यानी 7 केसेस की फेवर में है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 7/8 के इक्वल। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड, अगर चाहो तो साथ में इसके साथ ही लिख सकते हो 3 हेड, यानी कि एक ही इवेंट, एक ही आउटकम इसकी फेवर में है। इनकी जो जो आउटकम फेवर में है वो सारी की सारी आउटकम यहाँ लिख भी सकते हो। यानी 3 आउटकम इसकी फेवर में थी, यहाँ 4 आउटकम इसकी फेवर में थी, तो आउटकम साथ में लिख भी सकते हो। मेनली तो माइंड में क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन सी आउटकम फेवर में है। तो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, प्रोबेबिलिटी इस तरह से फाइंड करनी है। तो बच्चों आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।